ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमारी बातचीत चल रही थी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से और बात चल रही थी खास चाय के प्याले के ऊपर। तो राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, चाय के प्याले का आपने जिक्र किया, तो जब जेल की अभी यात्रा आपकी रिसेंटली हुई तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महिपाल मदेरणा के साथ भी आपको वहां चाय पीने का मौका मिला अंदर, तो वो चाय की चुस्कियों के बारे में कुछ आपको कुछ पल बताना चाहें। कृष्ण मंदिर के अंदर चाय की चुस्कियां, उसका वो स्वाद आज भी जब जहन में आता है तो कई चीज़ें मन मस्तिष्क पर तैर उठती है। जेल यात्रा में जेल में कदम रखते ही पहला सवाल जो उठा मन में कि यहाँ मैं क्यों हूँ, फिर मेरे मन ने उत्तर दिया कि शायद समय और काल चक्र का परिणाम है। और जेल की बैरक में जब पहली बार गया उस समय 48 डिग्री का तापमान था, सूर्य देव की कृपा हो रही थी। एक दूर ऊपर पंखा चुरमुर चुरमुर करके कहीं चलता था, कहीं रुकता था। वहाँ महिपाल जी से मुलाकात हुई। महिपाल जी पर हम दोनों कुछ ही क्षणों के अंदर पुरानी बातों को ताज़ा करके, और फिर पता नहीं लगा कि वो अलग दल से हैं, मैं अलग दल से हूँ। वो मंत्री रहते हुए जेल तक क्या पहुँचे हैं और मैं विधायक रहते हुए सचेतक के रूप में जेल तक आया हूँ। फिर सिलसिला प्रारंभ हो जाता था किसी विषय पर विचार विमर्श का, और दिनचर्या प्रारंभ होती थी चाय की चुस्कियों के साथ। किसी न किसी रामायण के प्रसंग पर, क्योंकि मदेरणा साहब रामायण का पाठ लगभग हमेशा करते थे, फिर वो उसकी विस्तृत विवेचना भी करते थे। जेल की पाबंदियों में समाचार पत्र कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, इसलिए बाहर के दुनिया से संपर्क हमारा टूटा हुआ सा था। कभी कोई मुलाकात आ जाई तो ठीक थी। और गहलोत सरकार की विशेष कृपा भी मेरे पर रही। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने न्यायालय ने जिसके बारे में कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है, और उसके बाद भी जब मुझे ये कहा कि मुझे सुविधाएं जेल प्रशासन नहीं देगा, तब मैंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और एक गद्दा, एक पिल्लो, एक टेबल और उसके टेबल के साथ एक छोटा सा स्टूल नहाने के लिए, ऐसी सुविधा में जब कोर्ट ने मुझे दी तो गहलोत साहब की सरकार मेहरबान थी, उसकी अपील में चले गए, ये सुविधा भी क्यों दी गई है। पर उसमें तप कर कुंदन बनने का भी मौका मिला, आत्म विश्लेषण और आत्म चिंतन का भी मौका मिला, और मदेरणा परिवार के साथ जुड़ाव इसलिए हो गया कि जेल में एक समय का खाना मेरे घर से आता था, एक समय का खाना उनके घर से आता था। और मैं किसने क्या किया क्या करते उस पर तो टिप्पणी नहीं कहूँगा, फिर ये जरूर कहूँगा कि इंसान के रूप में महिपाल जी अच्छे इंसान हैं। भाई साहब, चर्चा ये भी सुनने में आई थी कि जैसे ही आप जेल से जमानत पर बाहर आए, मैं जमानत पर नहीं, मैं आरोप मुक्त होकर के मैं शब्द ने वापस लेता हूँ, आरोप मुक्त होकर के आप वापस आए तो उनके परिवार से भी आप मिलने गए, और कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया कि आपने पेशकश भी रखी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए कांग्रेस को छोड़ करके। मदेरणा परिवार राजस्थान की राजनीति के बड़े राजनीतिक परिवारों से है। मेरे परिवार उनके परिवार की नज़दीकियां जेल में सहभागी होने के कारण बढ़ी। मैं जब आरोप मुक्त होकर आया तो उनकी पुत्री और उनकी पत्नी ने, महिपाल जी की ने, मुझे शुभकामनाएं देने मेरे घर पर आई। इसलिए दूसरे दिन मैं बड़े मदेरणा साहब के चरण स्पर्श करने चला गया। मेरे ही इस परिवार के साथ जो संबंध है वो व्यक्तिगत स्तर पर है, कोई इसमें राजनीति का लेना देना नहीं। फैसला उनको करना है कि उनको उसी कांग्रेस का दामन अच्छा लगता है जिसने उस परिवार के दामन पर छींटों से भर दिया, जिसके कारण से वो जेल में भी है। अगर उनको उसके बाद भी कांग्रेस प्रिय है तो मुझे कुछ नहीं कहना। राजनीतिक दृश्य क्या बनता है, उसमें क्या वो परिवार निर्णय करता है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसा ये परिवार जिसका कई दशकों से राजनीति से सीधा संबंध हो,
ये परिवार चुप नहीं रह सकते, उनका कोई ना कोई राजनीतिक स्टेप होगा, वो उठाएंगे। उसको क्या उठाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में। सहयोगी की बात करी आपने, महिपाल मदेरणा जी का जिक्र आपसे चल रहा था, तो इन पूरी बातों में अब लौटते हैं वापस आज के परिदृश्य की ओर। रघु शर्मा जी जो कि सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक हैं, आप विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं, पुराने साथी रहे हैं आप लोग विश्वविद्यालय के ज़माने से। आपकी इक्वेशन चाहे से अंदर हो सदन की या सदन के बाहर काफ़ी घनिष्ठता नज़र आती है। क्या लगता है आपको कि किस तरीके का मैसेज जाता है कि जब आप दोनों प्रश्नकाल खत्म होने के बाद में कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं, और कई जगह ये भी चर्चा में रहता है कि आपके थ्रू कई मामले उठवाए जाते हैं रघु शर्मा जी द्वारा, इतनी कितनी सच्चाई है इन सब बातों के अंदर? रघु शर्मा मेरे निजी मित्र हैं। जीवन के बहुत सुनहरे अवसर, कुछ खट्टी मीठी यादें उनकी मेरी आपस में जुड़ी हुई है। छात्र राजनीति में दोनों एक ग्रुप मानो, एक गुट मानो, एक विचार मानो, उसके साथ काम कर रहे थे। राजनीतिक सक्रिय में जब प्रवेश किया तो दल अलग अलग हो गए, पर आज भी पुरानी मित्रता कायम है। पर राजनीति के अंदर जिस तरह कहते हैं ना, कबड्डी में कोई काका जी नहीं कहता, राजनीति का पाड़ा जहाँ लगता है वहाँ रघु शर्मा कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आपने विधानसभा में देखा होगा, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको जवाब मैं दूँ। वैसे दोनों एक दूसरे के प्रति शुभकामनाएं देते रहते हैं। वो शुभकामनाएं कैसी है, क्या है, उनको किस रूप से लोग लेते हैं, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर अलग अलग दलों में रहते हुए भी उस राजनीतिक परिधि में हम लोगों की मित्रता है। पर मतलब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि आपको कई तरीके के मामले वो सरकार के या जिन मंत्रियों से इनके खिलाफ नाराजगी है, उनकी नाराजगी है, आप तक कुछ वो मामले पहुंचाते हैं और सदन में आप उनको घेरने का प्रयास करते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। और वैसे रघु जी के और हमारे संबंधों के बारे में मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, वो तो कहिए आप। वो अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, तू तानीर मैं जानी। तो कुछ बातें शब्दों के उस फेर में आती नहीं आए तो ही ज़्यादा ठीक है। वो तो हम भी समझ सकते हैं। आप महेश जोशी जी और रघु शर्मा जी पुराने साथी हैं, विश्वविद्यालय की राजनीति साथ करे हुए, पर इन सब बातों के अंदर एक नाम और है जो आपका एक सहयोगी था और आजकल आपसे बिछड़ गया है, सुरेंद्र सिंह राठौड़। आपका और उनका भी बहुत पुराना सहयोग रहा है और बहुत पुराने आपके साथी हैं। वो क्या वजह रही भाई साहब कि आपका इतना जो पुराना गठबंधन था वो आज वो गठबंधन बिखर गया है? गठबंधन की बात नहीं, सुरेंद्र सिंह जी हमारे मित्र रहे, साथ साथ हम रहे, पर चूंकि अलग अलग राजनीतिक दलों में रहे, वो प्रोफेसर केदार के साथ रहे, मैं भैरव सिंह जी शेखावत के साथ रहा, उन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत के सामने चुनाव लड़ा, मैं भैरव सिंह जी शेखावत का तरासा हुआ, उनको अत्यंत आदर की दृष्टि से देखने वाला, और मेरी मान्यता है कि ऐसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं। इस नाते थोड़े हमारे संबंधों में खराश भी आई, पर आज भी वो मेरे मित्र हैं। हमारी मुलाकातें जब कभी भी होती है, शादी ब्याह में बहुत अच्छी मुलाकातें होती है, पर मिलना थोड़ा कम होने लग गया है। यदा कदा वो भी कहीं व्यस्त है, मैं भी मेरी राजनीति में व्यस्त है। भैरव सिंह जी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कहीं इसके लिए सुनने में आता है कि उसकी वजह भी आप ही थे। सुरेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ जी को चुनाव का टिकट नहीं मिलना चाहिए, भैरव सिंह जी ने उनकी बात नहीं सुनी, आपको चुनाव लड़वाया, और इससे वो नाराज होकर के भैरव सिंह जी के खिलाफ गंगानगर से चुनाव लड़ा उन्होंने। नहीं, वो तो चुनाव उसने मेरी वजह नहीं, वो तो चुनाव खुद की वजह से ही लड़े। और भैरव सिंह जी के गंगानगर से चुनाव लड़ने में के बाद उस पूरे इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयां मिली। वहाँ उनकी उपस्थिति से कई और सीटें जीत गई। हालांकि वो उस सीट से नहीं जीत पाए, पर उनके वहाँ चुनाव के मैदान में उतरने से पूरे बीकानेर संभाग में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलताएं मिली थी। अच्छा, इस आखिरी प्रश्न के साथ मैं इस पूरी चर्चा को आपके साथ जो चली उसको विराम दूंगा। चुनाव अब बिल्कुल सिर पर आकर खड़ा हुआ है, दोनों तरफ से कैंपेन के दौर बहुत तेज हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए लगभग प्रोजेक्ट हो चुका है, वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है,
पर कहीं ना कहीं अभी भी नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो एकजुट होकर के कमान संभालने की बात थी, वहां अभी भी कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर आते हैं। वो किस तरीके से डिफरेंस दूर हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ, घनश्याम तिवारी जी का ही अगर मैं जिक्र दृढ़ता के साथ वसुंधरा जी के साथ राजस्थान में खड़ी है। और नरेंद्र मोदी नेचुरल लीडर है, इस देश की पसंद है। आप घनश्याम जी की बात करते हो, घनश्याम जी इस पार्टी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण जब हुआ था उससे लेकर आज तक इस पार्टी के साथ सैद्धांतिक रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी सक्रियता का पैमाना कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है, पर वो भारतीय जनता पार्टी से दूर रहें ऐसा संभव नहीं। उनका भी लक्ष्य वही है जो हमारा लक्ष्य है, और जब लक्ष्य एक होता है तो राह जुदा हो सकती है, पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आदमी कदम दर कदम बढ़ता है तो किसी चौराहे पर आके मिल जाता है। तो घनश्याम तिवारी जी कोई हमसे दूर नहीं है। और राज्य की राजनीति के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री की जो भाषा है और जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो करते हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर किसी मुख्यमंत्री से इस प्रकार की भाषा का उपयोग कभी किसी ने नहीं किया होगा। अनर्गल बोलना, आधारहीन बोलना, बिना किसी बात के अपनी बात कह देना, ये उनकी तासीर है। और मैं समझता हूं कि मर्यादित भाषाओं में अगर राजनीति के तर्क से तीर चले तो अच्छा रहे, पर जिस दिशा के अंदर राजनीति को ले जा रहे हैं उस दिशा के अंदर कोई आने वाला समय उन्हें अच्छा नहीं कहेगा। लोग जब कभी भी पूरे राजनीतिक दृश्य पर परिचर्चा करेंगे तो ये कहेंगे कि हमें एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, बजट सत्र में इस बार बड़ी मित्रता दिखाई अशोक गहलोत साहब ने आपके साथ में। कई बार ऐसा हुआ जब आपने सामने आप तर्क वितर्क करते हुए नजर आए, और सदन के नेता ने तो एक बार ये तक कहा कि आपने उनसे गुहार करी थी कि वो कांग्रेस में उनके नेतृत्व में शामिल होना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जब सदन के बीच में उन्होंने? मुख्यमंत्री जी को जिस तरह अनर्गल प्रलाप करने की आदत है, मैं समझता हूं कि उसी तरह उन्होंने ये टिप्पणी कर दी। 1980 के अंदर रघु शर्मा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं, जनता पार्टी की युवा जनता का अध्यक्ष था। मैं अपने जीवन में मुख्यमंत्री जी से, अशोक जी गहलोत से कभी अकेला मिला ही नहीं जो मैं उनसे सामने बात क्या करता। और अगर 1980 में मैं उनसे एक बार मिल लिया हूँगा तो आज 30 साल बाद वो बात यहाँ उछाल रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, जिस मुख्यमंत्री ने मुझे ये कहा सदन में कि मुझे आपकी बड़ी चिंता है, और मैंने खड़े होकर कहा कि मैं जानता हूँ आप कहाँ बोल रहे हो, मैं फुलाद का सीना लेके पैदा हुआ हूँ। और जिस मुख्यमंत्री के बारे में लोग आम धारणा बना रहे हैं कि अपने विरोधियों को हर प्रकार से प्रताड़ित करने में, हर प्रकार से परेशान करने में जो चीज़ छोड़ते नहीं हो, उन मुख्यमंत्री से मेरे क्या संबंध हो सकते हैं। और उनके साथ मैं कभी सहभागी रहूं, मेरी कल्पना के परे की बात है। मैंने कभी बात ही नहीं की उनसे। बातों का तो खजाना बहुत है हमारे अतिथि के पास में, पर समय का भी तकाजा है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं राजेंद्र जी का कि वो हमारे साथ जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे भी विदा लेने का समय हो चुका है, पर वादे के साथ में जाते हैं कि जल्दी लौटेंगे एक नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। नमस्कार। नमस्कार।